बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चों हम इंटरेस्ट के लिए फिज़िक्स के चैप्टर 2 पे कुछ डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंटरेस्ट में एमसीक्यूज़ के लिए, और इसके जो कुछ मेजर टॉपिक्स हैं उन पे पहले हम बात करते हैं, फिर साथ साथ इन चीज़ों को देखते हैं। एक छोटी सी कन्फ्यूजन जो है उसको पहले सेट कर लेते हैं, जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में है। यहाँ पर मैंने बात की है कि टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। हम जब यूजुअली टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ की बात करते हैं या इसकी कैटेगरीज़ की बात करते हैं तो हम यूजुअली स्केलर और वेक्टर को ही डिस्कस कर रहे होते हैं। हम सब फैमिलियर हैं स्केलर और वेक्टर्स के बारे में, लेकिन आप लोगों ने याद ये रखना है कि इसकी 2 टाइप्स नहीं है, इसकी टोटल जो कैटेगरीज या टाइप्स बन रही हैं वो 6 बन रही हैं, जिसमें आपका स्केलर भी आते हैं, वेक्टर्स हैं, रेशोज़ हैं, एक फेज़र है, टेंसर है और कन्वर्जन फैक्टर्स हैं। हमारे इंटरेस्ट के लिए हमें इन 4 क्वांटिटीज़ के बारे में सम आइडिया होना ज़रूरी है। हमें इसके बारे में ये पता होना चाहिए कि हमारी बुक में जो क्वांटिटीज़ हैं वो स्केलर और वेक्टर के अलावा भी हैं, तो वो थोड़ा सा आप लोगों ने इन चीज़ों को देखना है। स्केलर के बारे में तो हम ये कहते हैं कि ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड नेसेसरी होती है, और मैग्नीट्यूड को हम 2 सेंस में ले रहे होते हैं। मैग्नीट्यूड मीन नंबर एंड प्रॉपर यूनिट। नंबर एंड प्रॉपर यूनिट को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। इसी तरह वेक्टर्स के बारे में हम कहते हैं कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होगी। लेकिन बच्चों आप लोगों ने याद ही रखना है कि ये वेक्टर्स की इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। अगर हम वेक्टर्स की इतनी ही डेफिनेशन ले लें कि उसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिक्वायर्ड होगी तो उसमें हमारे बहुत सारे एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट नहीं हो पाएंगे। तो आप लोगों ने याद रखना है कि वेक्टर्स होने के लिए 3 कंडीशन होती हैं। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन के साथ साथ क्वांटिटी उस वक्त वेक्टर होगी व्हेन इट ओबेज लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, ओबेज लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। बस ये चीज़ आप लोगों ने छोटी सी याद रखनी है कि किसी भी क्वांटिटी के वेक्टर होने के लिए आपके पास 2 कंडीशंस नहीं है बल्कि 3 कंडीशंस हैं। पहले इसको समझते हैं, फिर मैं नीचे बात करता हूँ। आप इस एमसीक्यूज़ पे आ जाएं। मैंने एक छोटा सा एमसीक्यूज़ लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड, यानी इसमें जो कीवर्ड है वो कैन बी है। कैन बी कंसिडर्ड एज अ स्केलर, यानी इसमें आप किसको स्केलर कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो हम फोर्स को भी वेक्टर एक्सेप्ट करते हैं, मोमेंटम भी वेक्टर है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब ये जो सारी लिखी हुई हैं ये तो सारी आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन इसने ये लिखा हुआ है कि इनमें से किस को आप कंसिडर कर सकते हैं कि वो क्वांटिटी क्या है, स्केलर है। तो इसके बारे में आप लोगों ने याद रखना है कि इसका ऑप्शन डेल्टा बनेगा आपका। डेल्टा ऑप्शन क्यों है? क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है इसके बारे में आप लोगों ने याद रखना है कि ये स्मॉलर वैल्यूज़ के लिए वेक्टर है और लार्ज वैल्यूज़ के लिए स्केलर है। स्मॉलर वैल्यूज़ के लिए वेक्टर है और लार्ज वैल्यूज़ के लिए स्केलर की तरह बिहेव करता है। अब इशू ये है कि यहाँ स्मॉलर वैल्यूज़ का मतलब क्या है। स्मॉलर वैल्यूज़ हम ले रहे होते हैं 0 डिग्री से लेकर ऑलमोस्ट 4 डिग्री तक, यानी 0 डिग्री से 4 डिग्री तक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज अ वेक्टर। लेकिन अगर इसकी वैल्यूज़ 4 डिग्री से ग्रेटर हो जाए, यानी वैल्यू लार्ज हो जाए, तो फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर की तरह बिहेव करता है। तो अब वो कहते हैं इशू क्या है कि ये फिर लार्ज वैल्यूज़ के लिए स्केलर क्यों हो गया। उसकी जो बेसिक रीज़न है वो इसको डिसओबे करता है। मीन जब इसकी वैल्यूज़ ग्रेटर दैन 4 डिग्रीज हो जाती हैं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिकम स्केलर बिकॉज इट नॉट ओबेज लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो उसने क्वेश्चन में पूछा था किसको आप स्केलर कंसिडर कर सकते हैं, तो इसको तो हम स्केलर कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि उसने एंगल की कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं दी हुई क्वेश्चन में। ये सारी चीज़ें तो हमेशा वेक्टर रहेंगी, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर इसकी वैल्यूज़ 4 डिग्री या लार्ज वैल्यूज़ हो जाएंगी तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ स्केलर। तो इट मीन्स कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपकी एक स्केलर क्वांटिटी कंसिडर की जा सकती है अगर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी। तो ये मेरा ख्याल अब आपको पॉइंट का आइडिया हो गया होगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करता फॉर लार्ज वैल्यूज़ के लिए, इसलिए हम इसको स्केलर कंसिडर करते हैं। तब अब ज़रा सोचो ना कि अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करें तो जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल होता है तब भी इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है,
और अगर ये लार्ज हो जाएगा तो तब भी इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होगी। तो लार्ज के लिए स्केलर होने के लिए आपको इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है। थोड़ा आगे चलते हैं। इसमें एक और ऊपर देखें मैंने एमसीक्यू लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर। वो पूछ रहे हैं इनमें से स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, इनमें से आप लोगों ने स्केलर बताना है। इसमें आप लोगों ने याद रखना है ये जो एसी करंट और एसी वोल्टेज जो हैं, जो आप सेकंड ईयर में डिस्कस करते हैं इन दोनों को, हमारी बुक में ये दो फेमस फेजर्स हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है कि एसी करंट एंड एसी वोल्टेज ना तो ये दोनों स्केलर हैं ना ये दोनों वेक्टर्स हैं, बल्कि ये दोनों फिर क्या हैं, फेजर हैं। तो इसका मतलब ये कि बड़ी आपके लिए सिंपल सा एक हिंट है कि जो बेसिक हमारी बुक में फेजर डिस्कस हुए हैं वो दो मेन फेजर हैं, इनमें से कि एसी करंट है और एक एसी वोल्टेज है। ये ना तो स्केलर है और ना ये दोनों वेक्टर्स होंगे, बिल्कुल। अच्छा, और आगे चलते हैं। एक और छोटी सी कन्फ्यूजन पहले सेट कर लें। एक आप पढ़ते हैं डायरेक्ट करंट, डीसी करंट जिसे कहते हैं ना। डायरेक्ट करंट क्या है या डायरेक्ट वोल्टेज आप ले लें, इसको मिक्स नहीं कर देना आप लोगों ने। मैंने अभी एसी करंट और एसी वोल्टेज की बात की है, लेकिन अगर आप एमसीक्यूज डायरेक्ट करंट या डायरेक्ट वोल्टेज का आ जाएगा तो ये दोनों फेजर कंसिडर नहीं होंगे, बल्कि फिर ये क्या कंसिडर होंगे, याद रखना बच्चों कि डायरेक्ट करंट और डायरेक्ट वोल्टेज दोनों स्केलर है। डायरेक्ट करंट भी स्केलर है और डायरेक्ट वोल्टेज भी जो है वो दोनों स्केलर काउंट होते हैं। अब सपोज करें पेपर में आपका वर्ड यूज़ हुआ है इलेक्ट्रिक करंट, यानी उसने एसी और डीसी लिखे ही नहीं है और उसने वर्ड यूज़ किया इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को जब आप लोगों ने इन दोनों को ऑप्शन, बोथ का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल ना हो, इन दोनों में से आप लोगों ने देखना हो कि इलेक्ट्रिक करंट वो किसे बोलता है। तो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादातर जो वर्ड यूज़ होता है एमसीक्यूज में वो डायरेक्ट करंट के लिए यूज़ होता है। मीन अगर आपसे पूछता है ना इलेक्ट्रिक करंट क्या है, उसमें स्केलर का ऑप्शन भी है और फेजर का ऑप्शन भी है और मे वाला ऑप्शन नहीं है, तो फिर आप लोगों ने किसको प्रेफर करना है, फिर हम प्रेफर बच्चों करेंगे डायरेक्ट करंट को। कि आपके पास इलेक्ट्रिक करंट वो यूजली जो कंसिडर करता है वो डायरेक्ट करंट को ही कहता है और उसको भी फिर हम स्केलर ही चूज़ करेंगे। ये बस छोटी सी बात आप लोगों ने याद रखनी है। एक तो हमें आइडिया हो गया कि जो फेमस दो फेज़र हैं वो एसी करंट और एसी वोल्टेज है। स्ट्रेन के बारे में देखते हैं। देखिए अगर हम स्ट्रेन की बात करें, चले मैं स्ट्रेन का फार्मूला भी लिख देता हूँ, मैं टेंसाइल स्ट्रेन का लिख देता हूँ। टेंसाइल स्ट्रेन आप लोगों ने पढ़ी है कि ये रेशियो होती है चेंज इन लेंथ की ओवर ओरिजिनल लेंथ के साथ। अब अगर आप देखें चेंज इन लेंथ की यूनिट भी मीटर होती है, लेंथ की यूनिट भी मीटर है, ये तो आपस में कैंसिल हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेन कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए आपको सिर्फ किस चीज़ की ज़रूरत है, आपका आंसर में कोई नंबर आ रहा है, आपके पास कोई यूनिट वगैरह नहीं आ रही। तो आप लोगों ने याद रखना है कि यहाँ पर जो रेशियो लिखी हुई है ना, रेशियो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं विच रिक्वायर ओनली नंबर, विच रिक्वायर ओनली नंबर। देखिए स्केलर के लिए बच्चों मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि स्केलर वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी जिनमें नंबर के साथ साथ प्रॉपर यूनिट भी रिक्वायर्ड होगी। लेकिन स्ट्रेन के आपके पास नज़र आ रहा है कि आपको कोई यूनिट नहीं है, इसका मतलब ये हो कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी की टाइप में आएगी विच रिक्वायर ओनली नंबर, यानी इसको यूनिट रिक्वायर्ड नहीं होगी। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को फिर हम किसका नाम देंगे, रेशियोज़ का नाम देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रेन है वो आपके पास स्केलर कंसिडर नहीं होगी, बल्कि स्ट्रेन किस कैटेगरी में आ रही होगी, वो रेशियो की कैटेगरी में आएगी। तो इसलिए इसका ऑप्शन फिर कौन सा बना, ये दोनों तो क्या हो गए फेजर। सी ऑप्शन आपका जो है वो आपका क्या चीज़ बन गई, वो तो रेशियो हो गया, मतलब ये चीज़ क्या है, रेशियो है। तो आखिरी चीज़ आपका क्या बची, फिर उसने पूछा था इनमें से स्केलर कौन सी, तो इसमें तो कोई भी स्केलर नहीं है, तो इस सेंस की उसका ऑप्शन भी आपका डेल्टा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट मोस्ट फेमस टॉपिक है इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं तो चैप्टर 2 में टॉप लिस्ट पे यूनिट वेक्टर को ही कंसिडर करता हूँ, क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में इसी के एमसीक्यूज सबसे ज़्यादा देखे गए हैं। यूनिट वेक्टर एक हेल्पिंग वेक्टर के तौर पर यूज़ होता है और आप सबको याद है कि इसकी मैग्नीट्यूड बच्चों 1 की इक्वल होती है। और हेल्पिंग वेक्टर मैंने इसको बोला है, तो कैसे हेल्प करता है, यूज टू एक्सप्रेस डायरेक्शन, यानी किसी वेक्टर की डायरेक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूनिट वेक्टर को यूज़ करते हैं। बहुत सिंपल से इसका फार्मूला होता है कि अगर हम किसी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हम जो वेक्टर ऑब्टेन करेंगे दैट इज़ कॉल्ड यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर की सिंबल ये होती है कि हम उसके ऊपर हैट या कैप का साइन बनाकर उसको शो करते हैं। अच्छा, इसका एक छोटा सा एमसीक्यू देखें। मैं लिखे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, यानी आप लोगों ने इनमें से करेक्ट नहीं बताना बल्कि क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। तो ऑप्शन पे गौर करें, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल वही फार्मूला लिखा हुआ है, ये तो ठीक होगा।
दूसरे ऑप्शन में उसने ये किया हुआ है कि इन दोनों को आपस में इंटरचेंज किया हुआ है, ये ऑप्शन बन गया। तीसरे में इसको इसके साथ लाकर मल्टीप्लाई कर दिए। अब अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो हमें ये नज़र आ रहा है कि शायद ये सारी बातें ठीक हैं, क्योंकि ये नीचे डिवाइड हो रहा था, ऊपर चला गया, वो इसकी जगह पर आ गया, फिर ये जाकर मल्टीप्लाइड हो गया। लेकिन बच्चों आप लोगों ने एक बड़ी सिंपल सी बात याद रखनी, जो वेक्टर्स होते हैं ना, यानी अगर हम वेक्टर्स की बात करें तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है, वेक्टर्स के कौन से ऑपरेशन पॉसिबल हैं। वेक्टर्स को हम ऐड भी कर सकते हैं, वेक्टर को हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और वेक्टर्स को मल्टीप्लाइड भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो वेक्टर्स होते हैं उनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन सब ऑपरेशन पॉसिबल हैं। लेकिन वेक्टर्स के बारे में मेरा पुत्र आप लोगों ने याद ही रखना है कि वेक्टर्स की जो डिवीजन है वो पॉसिबल नहीं होती, नॉट पॉसिबल। यानी वेक्टर्स के सब ऑप्शन तो पॉसिबल हैं, लेकिन टू वेक्टर्स की जो डिवीजन है वो पॉसिबल नहीं होती। तो अब ज़रा इस इक्वेशन में देखें तो यहाँ पर एक वेक्टर है, ये भी वेक्टर है और ये वाला वेक्टर भी है। मैथमेटिकली तो ये ठीक लग रहा है, ये इधर आ गया और ये उसकी जगह पर चला गया है। लेकिन अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर टू वेक्टर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं, और अभी हम लोगों ने इस चीज़ को सीखा है कि वेक्टर्स की जो डिवीजन है वो पॉसिबल नहीं होती। इसका अब आपका क्या ख्याल है, ये ऑप्शन इनकरेक्ट होगा या करेक्ट होगा? ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर टू वेक्टर्स आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। और अभी हमने सीखा है कि डिवीजन ऑफ वेक्टर जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। अब कुछ बच्चे ये सोचते हैं, इसको देखें तो वो ये कहेंगे सर इसमें भी तो ये देख लें, एक वेक्टर है वो नीचे डिवाइड हो रहा है। देखिए यहाँ पर बच्चों एक वेक्टर जो है वो वेक्टर से डिवाइड नहीं हो रहा, बल्कि वेक्टर किससे डिवाइड हो रहा है, मैग्नीट्यूड से डिवाइड हो रहा है। तो मैग्नीट्यूड से डिवीजन तो पॉसिबल है उसकी, वेक्टर्स टू वेक्टर्स की मैंने कहा है कि डिवीजन पॉसिबल नहीं है। और ये ऑप्शन इसलिए पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पर टू वेक्टर्स आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। यहाँ पर जो वेक्टर है वो असल में किस चीज़ से डिवाइड हो रहा है, मैग्नीट्यूड से डिवाइड हो रहा है, जो कि चीज़ क्या है, पॉसिबल है। अभी हम बात करते हैं बच्चों डायरेक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में। कॉमन एमसीक्यूज है, पूछा जा रहा था कि डायरेक्शन वेक्टर को सिंबॉलिकली का वर्ड भी यूज़ हो रहा था और ग्राफिकली भी ना, कि डायरेक्शन वेक्टर को आप ग्राफिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है कि अगर ग्राफिकली एमसीक्यूज में वर्ड यूज़ होगा तो आप लोगों ने एंगल चूज़ करना है। यानी किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को ग्राफिकली एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग एंगल यूज़ करते हैं, जो कि आप न्यूमेरिकल में कैलकुलेट भी करते थे। जब आपके न्यूमेरिकल आते हैं ना फिसी में कि आप इस वेक्टर की डायरेक्शन कैलकुलेट करके दें, तो डायरेक्शन में हम यूजुअली एंगल ही कैलकुलेट करते हैं। और एंगल की कैलकुलेशन असल में ग्राफिकल कैलकुलेशन है, ये बात याद रखनी है। लेकिन अगर आपका एमसीक्यू आ जाए कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं। यानी किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को अगर आप सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो सिंबॉलिकली डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर यूज़ करेंगे। ये वर्ड्स आप लोगों ने थोड़ा सा याद रखने हैं। आगे चलते हैं, बहुत कॉमन सी बातें हैं। तीनों एमसीक्यूज मैंने सेम लिखे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट वेक्टर, मतलब ये यूनिट वेक्टर की बात हो रही है। ये भी सेम एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट वेक्टर, बल्कि दोबारा मैंने लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है इंटरेस्ट में समझने के लिए कि इसमें आप लोगों ने ये देखना है कि हम किसी भी वेक्टर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो यूनिट वेक्टर है या यूनिट वेक्टर नहीं है। एक कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो ये समझते हैं कि जिस वेक्टर के ऊपर भी कैप की सिंबल लगी होगी ना तो बस वो यूनिट वेक्टर हो गया। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर भी कैप की सिंबल लगी हो वो यूनिट वेक्टर हो भी सकता है और वो यूनिट वेक्टर नहीं भी हो सकता। अब छोटी सी बात शायद याद होगी, इससे देखते हैं कि इन सब के ऊपर देखें कैप के साइन है, तब हम लोगों ने देखना है कि यूनिट वेक्टर है या नहीं है। तो बात ये कर रहा था कि आप लोगों ने थोड़ी देर पहले ये बात सीखी है कि यूनिट वेक्टर होने के लिए उसकी मैग्नीट्यूड को 1 होना ज़रूरी है। तो हम किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर कहने से पहले ये चेक कर लेंगे कि ही उसकी मैग्नीट्यूड 1 है भी या मैग्नीट्यूड 1 नहीं भी है। आप सबको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना आता है। लेट्स से मैं अगर इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करता हूँ तो हम अंडररूट का साइन लगाते होते हैं, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं और उसके बाद हम के के कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे। अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं तो इन सब की मैग्नीट्यूड को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो आपका आंसर √3 आ जाता है। तो इसका मतलब ये कि इसकी मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, तो हम इसको फिर यूनिट वेक्टर डेफिनेटली नहीं कह सकते। अब बच्चों जल्दी से इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें। अब अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो किसका स्क्वायर आएगा, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 1 + 1, तो कितना हो जाएगा आंसर में 1 ही ओवरऑल 1 + 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 फिर 1 का स्क्वायर 1
तो ये आपका इसकी मैग्नीट्यूड √2 आ जाएगी। इसका मतलब है ये वाला भी यूनिट वेक्टर नहीं है, तो फिर आपका कौन सा यूनिट वेक्टर बना, फिर आई आपका यूनिट वेक्टर होगा, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड आपके पास कितनी आ रही है, अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड लेते हैं ना तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों यूनिट वेक्टर नहीं है, क्योंकि इनकी मैग्नीट्यूड 1 की इक्वल नहीं है। आपका आई जो होगा वो यूनिट वेक्टर होगा, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड आपके पास 1 की इक्वल आ रही है। तभी हमने छोटी सी बात ये सीखी कि किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर कहने से पहले हम कैप नहीं देखेंगे, हम उसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे कि अगर उसकी मैग्नीट्यूड 1 आ रही है तो हम उसको यूनिट वेक्टर कह सकते हैं। एक और एमसीक्यू देखिए, सेम स्टेटमेंट है, आपने यूनिट वेक्टर बताना है। अब इनमें से आप ये चेक करें कि किसकी मैग्नीट्यूड 1 आती है और किसकी मैग्नीट्यूड 1 नहीं आती। मैं किसी एक की कैलकुलेट कर देता हूँ। लेट्स से मैं इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करता हूँ। अंडर रूट आपको बताया हम लगाएंगे। उसके बाद आप लोगों ने आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, कॉस है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये तो बहुत फेमस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना ये वाली, कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होगा। तो अब आप ज़रा खुद सोचो, अगर ये 1 की इक्वल है, अंडर रूट 1 ही होता है, तो इसका मतलब ये कि ये यूनिट वेक्टर है। इसी तरह अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करेंगे तो आप कर सकते हैं, वो भी 1 ही बनेगी। वो देखें जल्दी से, 1/2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1/2 1/2 प्लस 1/2 1 होता है, अंडर रूट 1 हो जाएगा। इसी तरह इसकी मैग्नीट्यूड तो सिंपल है कैलकुलेट करना, वो भी 1 है। अभी देखें ये देखने में दोनों बहुत डिफरेंट लग रहे थे, लेकिन जब हम लोगों ने इनकी मैग्नीट्यूड चेक की है तो दोनों की मैग्नीट्यूड 1 की इक्वल ही आ रही है। इसका मतलब ये हुआ इसमें कौन सा यूनिट वेक्टर होगा, फिर दीज ऑल आर यूनिट वेक्टर्स। नेक्स्ट फिर एमसीक्यू सेम है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट वेक्टर। अब देखिए अभी हम लोगों ने जो पहले कंसेप्ट पढ़ रहे थे वो ये था कि यूनिट वेक्टर वो होगा जिसकी मैग्नीट्यूड 1 की इक्वल होगी, लेकिन इस एमसीक्यूज़ में ज़रा देखें, इनमें सबकी मैग्नीट्यूड 1 है। तो बच्चे इसमें गलती ही करते हैं, बच्चे ठग से आंसर डेल्टा ऑप्शन चूज़ कर देते हैं कि सब यूनिट वेक्टर्स हैं, क्योंकि इन सब की मैग्नीट्यूड तो 1 की इक्वल है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों आप लोगों ने याद रखनी है, यूनिट वेक्टर जो होता है, अगर हम यूनिट वेक्टर की बात करें, यूनिट वेक्टर हैज़ नो यूनिट। बस ये बात आप लोगों ने याद रखनी कि यूनिट वेक्टर की कोई यूनिट नहीं होती। ये भी एक बहुत कॉमन बात है। अगर मैं इसी ऑप्शन में आई के साथ इसकी यूनिट लिख दूँ कोई भी, तो फिर ये वाला यूनिट वेक्टर कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर जो होता है उसकी कोई यूनिट नहीं होती। उसकी यूनिट क्यों नहीं होती, देखिए आप लोगों ने जब यूनिट वेक्टर का फार्मूला लिखा था उसमें आप लोगों ने ये काम किया था कि किसी वेक्टर को उसी की मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड किया था ना। सपोज करें ये वाला वेक्टर फोर्स है, ये वाला वेक्टर अगर फोर्स है तो इसकी यूनिट न्यूटन होगी, तो उसकी मैग्नीट्यूड की फॉर्म में भी यूनिट तो न्यूटन ही बनेगी ना, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, जिसकी वजह से इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो अब आप ज़रा खुद सोचो, इस ए ऑप्शन में आप ज़रा गौर करें, ए ऑप्शन में 1 के साथ न्यूटन लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड तो 1 है लेकिन यूनिट की वजह से अब ये यूनिट वेक्टर नहीं होगा। इसी तरह 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसी चीज़ का एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, इसमें भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट की वजह से ये यूनिट वेक्टर कंसीडर नहीं होगा। सी ऑप्शन में आप देखें यहाँ पर साथ में कोई यूनिट अटैच नहीं है, तो ये हमारी बात को सी ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है कि इसकी मैग्नीट्यूड भी 1 है, और प्लस दूसरी बात आपको क्या बताइए, इसकी कोई यूनिट भी नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। अब बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम जिस बात करने लगे, एंगल्स फाइंड आउट करने के यूनिवर्सिटीज़ में इंटरेस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब इशू ये है कि एंगल्स फाइंड आउट करने के बहुत सारे रूल्स भी हैं। सबसे पहले जो मैं बात आपको सिखाना चाह रहा हूँ, हम वो सीखना चाह रहे हैं कि व्हेन 2 वेक्टर्स आर गिवन इन वेक्टर फॉर्म, यानी आपको 2 वेक्टर्स गिवन हो और वो दोनों वेक्टर्स आपको वेक्टर फॉर्म में गिवन हो। जिस तरह देखें ये मैंने डिफरेंट लिखे हैं, इसमें भी 2 वेक्टर्स गिवन है, वेक्टर फॉर्म में है, ये वाले भी 2 वेक्टर वेक्टर फॉर्म में है। वेक्टर फॉर्म यहाँ पर मैं आई और जे वाली फॉर्म को बोल रहा हूँ। इससे जितने भी ऑप्शन इस बोर्ड पे आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, सब में 2 वेक्टर्स गिवन है और वेक्टर फॉर्म में गिवन है। इनके दरमियान में एंगल कैलकुलेट करने का आप लोगों ने चीज़ माइंड में रखनी कि जब 2 वेक्टर्स आपको इस फॉर्म में गिवन हो तो एंगल कैलकुलेट करना कैसे करना है। इसका जो एग्जैक्ट मेथड है वो ये है कि हम इनके दरमियान में एंगल को फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग डॉट प्रोडक्ट, यानी एंगल को हम लोग कैलकुलेट करेंगे डॉट प्रोडक्ट की मदद से। वो हम नेक्स्ट आगे चल के उसको सीखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट की मदद से एंगल कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं।
लेकिन मसला ये है कि डॉट प्रोडक्ट जब हम पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा उसमें काफ़ी सारे स्टेप्स बनते हैं, और इंटरेस्ट में हमारी मजबूरी ये होती है कि टाइम ही नहीं है हमारे पास। हम लोगों ने तो बस ऐसी कुछ स्टोरी सीखनी है कि बस आप एमसीक्यूज़ को देखें और ऑप्शन लिख दें। तो अभी मैंने कुछ रूल यहाँ पर बनाए हैं जिनमें हम लोग डॉट प्रोडक्ट को यूज़ किए बिना इनके दरमियान में एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया एंगल का एग्जैक्ट मेथड डॉट प्रोडक्ट ही है, लेकिन ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आते हैं वो हम उसको डॉट प्रोडक्ट को यूज़ किए बिना भी सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो आप ज़रा देखने की कोशिश करें। देखिए मैंने रूल 1 एक लिखा है। रूल 1 अगर आप गौर करें तो रूल 1 में एक वेक्टर आपको गिवन है i-2j, बी वेक्टर 2i-4j गिवन है। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान में एंगल बताएं। तो सबसे पहली बच्चों आप लोगों ने जो चीज़ माइंड में लेकर आनी है ना, जब भी आपको 2 वेक्टर नज़र आएंगे आप ये सोचें कहीं वो जो एक वेक्टर से जो दूसरा वेक्टर बना हुआ है वो किसी नंबर से मल्टीप्लाइड होकर तो नहीं बना हुआ। इसको ज़रा गौर करें कि अगर a से वेक्टर b बना है या b से a बना है, आपने देखना है कि कहीं किसी नंबर से मल्टीप्लाइड तो नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप थोड़ा गौर करें तो a वेक्टर को अगर मैं +2 से मल्टीप्लाइड कर दूं, अगर a वेक्टर को +2 से मैं मल्टीप्लाइड कर दूं तो वेक्टर b बन रहा है, उसने 2 से मल्टीप्लाइड किया है 2i-4j। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने बात पढ़ी है कि अगर हम किसी भी वेक्टर को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाइड करें, अगर हम किसी भी वेक्टर को किससे मल्टीप्लाइड करें, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाइड करें, तो उससे उसकी मैग्नीट्यूड तो चेंज हो सकती है लेकिन डायरेक्शन रिमेन सेम। मैग्नीट्यूड तो चेंज हो सकती है बट डायरेक्शन रिमेन सेम, लेकिन उससे उसकी डायरेक्शन सेम रहती है। मैंने इसको ड्रॉ भी किया है कि सपोज करें वेक्टर ए है, अगर इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाइड किया है तो इसकी मैग्नीट्यूड b की जो है वो a की मैग्नीट्यूड के 2 टाइम्स हो गई है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो सेम है। तो रूल बच्चों फिर क्या बना कि अगर हम किसी भी वेक्टर को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाइड करें और आपको नेक्स्ट वेक्टर ऑब्टेन्ड हो जाए तो उन दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड तो चेंज हो सकती है लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। और अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही तो अब बताओ ना इनके दरमियान में एंगल कितनी डिग्री होगा? एग्जैक्टली 0 डिग्री। तो ये कोई भी अगर आपको ऐसा केस नज़र आता है जिस पे ये रूल अप्लाई हो रहा हो कि एक वेक्टर से दूसरा वेक्टर आपको जो मिल रहा हो अगर पॉजिटिव नंबर की मल्टीप्लिकेशन से मिल रहा हो तो उनके दरमियान में एंगल 0 डिग्री होगा। अब कुछ बच्चे ये ना सोच लें कि 2 से मल्टीप्लाइड होगा तो 0 डिग्री होना है। ऐसा नहीं है। मीन कोई भी नंबर हो सकता है 2, 3, 4, 5 व्हाटएवर। तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाइड करें, अगर वो पॉजिटिव होगा तो एंगल 0 डिग्री होगा। दूसरा रूल बच्चों देखो, इसमें आप लोग ज़रा ये देखें कि a से b बना जो है क्या वो किसी नंबर से मल्टीप्लाइड होकर बना है? नज़र आ रहा है बिल्कुल किसी नंबर से मल्टीप्लाइड हुआ है, लेकिन अब वो नंबर पॉजिटिव नहीं है बल्कि इसने किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाइड किया है इसको, और वो -3 से किया है। देखें जल्दी से, अगर a को मैं -3 से मल्टीप्लाइड करूँ तो +6 और ये +3 के साथ क्या हो जाएगा? -9 हो जाएगा। अब इसमें ये हो रहा है कि अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाइड किया, ये मैंने बताया ना पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाइड करने से डायरेक्शन सेम रहती है। अब हम देखते हैं कि नेगेटिव नंबर से क्या होगा। आप सबको इस बात का आइडिया भी है कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाइड करने से जो बच्चों डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाती है। डायरेक्शन चेंज मैं अक्सर वर्ड नहीं बोलता, चेंज तो कोई भी एंगल हो सकता है, इवन 10 डिग्री भी अगर एंगल हो तो डायरेक्शन तो चेंज हुई है ना। तो प्रॉपर वर्ड है डायरेक्शन क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। अगर उसको किससे मल्टीप्लाइड करेंगे? किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाइड करेंगे। तो जिस तरह देखें वेक्टर a है, इस a से जो b बना है वो किससे मल्टीप्लाइड होकर बना है? -3 से। -2 भी हो सकता है, -1 भी इवन हो सकता है। तो इससे देख लें इनकी डायरेक्शन टोटली क्या होगी? रिवर्स होगी। और जब बच्चों डायरेक्शन रिवर्स हो जाए उस वक्त आप बताएं एंगल कितने डिग्री बनेगा? एग्जैक्टली 180 डिग्री। तो डायरेक्शन जब भी रिवर्स होगी उस वक्त एंगल 180 डिग्री होगा। और डायरेक्शन कब रिवर्स होगी? जब हम उसको मल्टीप्लाइड करेंगे किस नंबर से? किसी नेगेटिव नंबर से। एक और बड़ा अच्छा रूल, और इन तीनों रूल्स में सबसे ज़्यादा जो एमसीक्यूज़ यूनिवर्सिटी में अभी तक मैंने देखे हैं वो रूल 3 के आते हैं। मैक्सिमम एमसीक्यूज़ इसी के आते हैं। इसको ज़रा थोड़ा सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें हम लोगों ने वो पुराना रूल अपना देख रहे हैं कि a से जो b बना है वो ना तो किसी पॉजिटिव नंबर की मल्टीप्लिकेशन से बना है और ना ही किसी नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लिकेशन से बना है।
अब मसला ये आ गया कि इसके ऊपर तो वो कोई भी रूल हमारा अप्लाई नहीं हो रहा जो हम पहले सीख चुके हुए थे। यहाँ पर एक और बात आप लोगों ने सीखनी है, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। इसमें मैं एक चीज़ यहाँ पर लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ पर ये किया है, ए और बी में लिंक ये है कि मैंने इनके नंबर्स को इंटरचेंज कर दिया। नंबर मैं किससे बोल रहा हूँ वो मैं बताता हूँ आपको ना। नंबर ये है, जे के साथ जो 3 लिखा हुआ है, साइन की बात नहीं कर रहा, और आई के साथ 2 लिखा हुआ है, इनको मैं नंबर बोल रहा हूँ। तो मैंने इनके नंबर्स को इंटरचेंज किया है। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि मैंने क्या किया है, 1 साइन को चेंज किया, नंबर को इंटरचेंज किया है और 1 साइन को चेंज किया है। एक बात होगी, नंबर मैंने आपको बताया है कि मैं 3 और 2 का नंबर बोल रहा हूँ, मतलब मैं +3 नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ 3 को बोल रहा हूँ नंबर, यानी साइन को भी अब नहीं छेड़ना आप लोगों ने। और 1 साइन अगर किसी जगह चेंज हो जाए तो इसको हम बोलते हैं, ये यहाँ पर हुआ है। आप ज़रा देखिए ना, आई के साथ जो नंबर लगा हुआ था उसको मैंने जो जे का नंबर था उसको मैंने आई के साथ लगा दिया यहाँ पर नीचे, और जो आई के साथ नंबर था उसको किसके साथ, जे के साथ अटैच कर दिया। अच्छा, अब दूसरा काम मैंने ये किया, देखिए 3 इस जगह पर आ गया और 2 जे के साथ चला गया। अब मेरे पास 2 साइन थे, यहाँ पर आई का साइन भी पॉजिटिव है और यहाँ पर जे का साइन भी पॉजिटिव है, लेकिन मैंने इस रूल के अकॉर्डिंग कितने साइन चेंज करने हैं, 1 साइन चेंज किए। देखिए ये प्लस था तो मैंने इसको माइनस कर दिया। अब बच्चों अगर आपको कोई भी ऐसे 2 वेक्टर नज़र आते हैं जिनमें नंबर इंटरचेंज हुए हों और कितने साइन चेंज हों, 1 साइन अगर चेंज हुआ हो, तो उन वेक्टर्स के दरमियान में आप लोगों ने याद रखना है जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। मीन्स दीज आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। इस बात को दोबारा देखें। देखिए मैं एक वेक्टर और लिखता हूँ, इधर मैं ऊपर लिख सकता हूँ, वेक्टर बी प्राइम लिखता हूँ। अब आप मुझे बताएंगे इसमें कितने डिग्री एंगल होगा। वेक्टर ए यही है, सेम वेक्टर ए है 2i + 3j, और वेक्टर बी में लिख रहा हूँ 3i + 2j, और मैंने माइनस साइन अब आई के साथ लगा दिया। अब मुझे बताओ क्या यहाँ पर भी वो रूल अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। वेक्टर ए इसी को, इन दोनों को इकट्ठा कंसिडर सोचें ना, आपको फिर सही समझ आएगी। देखिए पहला रूल हमने देखा कि क्या साइन चेंज, वो नंबर इंटरचेंज हो रहे हैं, बिल्कुल नंबर इंटरचेंज हुए हैं दोनों के, और 1 साइन चेंज करना था। देखिए यहाँ पर जे का साइन पॉजिटिव था, यहाँ पर भी जे का साइन पॉजिटिव ही है, लेकिन यहाँ पर आई का साइन पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पर आई का साइन नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के दरमियान में भी एंगल कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। लेकिन अगर हम ए के साथ इसको भी अटैच कर लें तो इन दोनों के दरमियान में भी एंगल कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। उम्मीद अब आपको ये वाली चीज़ क्लियर होगी। अक्सर बच्चों से गलती ही होती है कि जब मैं बात करता हूँ ना नंबर इंटरचेंज हो रहे हैं तो वो टोटल इस +3 और +2 को नंबर कंसिडर कर रहे होते हैं। इसीलिए मैंने कोफिशिएंट वर्ड यूज़ नहीं किया, मैंने नंबर वर्ड यूज़ किया है कि आप इसको, जिसको मैंने सर्कल किया है, इसको आप इंटरचेंज करेंगे, और साइन को मैंने अलहदा से लिखा है, इसलिए आप इसको मिक्स नहीं कर देना, कोफिशिएंट को और नंबर को अलहदा सीखिएगा। चलें थोड़ी और बात करता हूँ, आपको अच्छा ये पॉइंट क्लियर हो जाए। एक वेक्टर है मेरे पास -i + j मैंने लिखा है, बी वेक्टर लिखा है i - j। अब देखना है कि इन दोनों के दरमियान में कितना एंगल है। देखिए यहाँ पर i का कोफिशिएंट भी 1 है, j का भी 1 है, तो 1 को इंटरचेंज करें या ना करें एक ही बात है। अब देखिए साइन कितने चेंज हुए हैं। यहाँ पर इसका साइन क्या था, पॉजिटिव था, इसका साइन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। जिसका नेगेटिव था उसका साइन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि उस ए से जो बी बना है इसमें 1 साइन चेंज हो रहा है, ये बोथ साइन चेंज हो रहे हैं, यहाँ पर दोनों साइन चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसको उसने किससे मल्टीप्लाइड किया है, -1 से मल्टीप्लाइड किया है। इसका मतलब ये कि अगर -1 से मल्टीप्लाइड किया है, ये तो पुराना रूल बन गया। इस केस में जो एंगल बनेगा वो 90 नहीं होगा, बल्कि कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इस क्वेश्चन में आप देखें कि वेक्टर आपके पास i - j है। अब मैंने आपको बताया कि इनके कोफिशिएंट 1 है, उससे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब नीचे जो वेक्टर b लिखा हुआ है उसको ज़रा गौर से देखें। उसमें उसने j का साइन तो चेंज कर दिया है, लेकिन i का उसने साइन जो है वो चेंज नहीं किया। इसका मतलब ये हो कि यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाइड उसने नहीं किया, बल्कि उसने जस्ट 1 साइन चेंज किया है और उनके नंबर्स को इंटरचेंज किया है। और इस केस में इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान में जो एंगल होगा वो कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। अभी हम बात करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स की। एडिशन ऑफ वेक्टर्स का आपके सामने बोर्ड पे जो फार्मूला लिखा हुआ है, r = √a² + b² + 2ab cos θ। इसमें जो r है वो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड है
और ए और बी दोनों आर के कंपोनेंट्स हैं, और थीटा यहाँ पर जो लिखा हुआ है, थीटा इज़ एंगल बिटवीन दी टेल्स ऑफ ए एंड बी। ये बात याद रखना, थीटा एंगल जो है ना वो किसके दरम्यान में, बिटवीन टेल्स ऑफ ए एंड बी। और बच्चों आप लोगों ने चीज़ पल्ले बांध लेनी है कि जो भी एंगल बिटवीन द टेल्स ऑफ टू वेक्टर्स होता है उसकी जो रेंज होती है वो 0 डिग्री से 180 डिग्री तक होगी। इसका मतलब ये होगा कि जो भी एंगल बिटवीन टेल्स होगा उसकी रेंज 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक होगी। तो ये एंगल भी ए और बी दोनों की टेल्स के दरम्यान में है, तो इसकी भी रेंज 0 डिग्री से 180 डिग्री तक होगी। मैंने कुछ इसके केसेस बनाए, आप पहले एक दफ़ा इन केसेस को अंडरस्टैंड करें, फिर इनके किस तरह के एमसीक्यूज बनेंगे उस पर भी फिर हम बात करते हैं। देखिए मैंने ये एक अजम्पशन ये लिया है कि अगर सपोज कर लेते हैं कि ए और बी दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, अगर वो पैरेलल हो जाए तो उनमें एंगल 0 डिग्री होगा। तो ऊपर वाली इक्वेशन को मैं चलें नीचे थोड़ा सा सॉल्व भी कर देता हूँ। अगर उस अबव फार्मूला में जो आपका ये लिखा हुआ है, अगर मैं थीटा 0 डिग्री यूज़ करूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आप सब बच्चे फेमिलियर हो गए जब कॉस 0 डिग्री पुट करेंगे, क्योंकि थीटा हम 0 ले रहे हैं, कॉस 0 डिग्री पे 1 होता है। अगर इसकी जगह पर 1 लिखते हैं तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ये तो बहुत फेमस इक्वेशन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये किसका क्या चीज़ बन जाएगी, ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। अगर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, स्क्वायर को हम अंडर रूट से कैंसिल करेंगे तो a प्लस बी आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर टू वेक्टर्स आपके पास पैरेलल हों और आप लोगों ने उन दोनों की मैग्नीट्यूड्स अगर आपको गिवन हो और रिजल्टेंट कैलकुलेट करना हो, तो फिर हमें इतना लेंथी फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत कोई नहीं है, बल्कि आप लोगों ने उसी फार्मूले को सॉल्व करके उसका एक छोटा सा शॉर्टकट बना लिया है कि अगर वेक्टर पैरेलल हों तो उनकी मैग्नीट्यूड इस फार्मूला से कैलकुलेट की जा सकती है। तो r इक्वल टू a प्लस बी कब अप्लाई होगा, व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल और आपको उनकी मैग्नीट्यूड्स गिवन होगी। अगर सपोज करते हैं वो दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो जाएं, एंटी पैरेलल में एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। तो अब सबको बच्चों याद है कि अगर वेक्टर्स एंटी पैरेलल होंगे तो कॉस 180 पे माइनस हो जाता है, तो यहाँ पर इसकी जगह पर माइनस आ जाएगा, तो ये फिर a माइनस बी का स्क्वायर बन जाएगा। अगर a माइनस बी का स्क्वायर बनेगा तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हुआ तो r इक्वल टू a माइनस बी। इसका मतलब ये हो कि यहाँ पर वेक्टर जो है आपके पास उनका रिजल्टेंट a माइनस बी के फार्मूला से कब कैलकुलेट होगा, जब वो दोनों वेक्टर्स आपस में एंटी पैरेलल होंगे। यहाँ से एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम सीख सकते हैं। आप सब ने बच्चों ये बात पढ़ी है कि जो स्केलर नंबर्स होते हैं, स्केलर को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं बाय यूजिंग अर्थमेटिक रूल्स, या इवन मल्टीप्लाइड भी उनको करते हैं बाय यूजिंग कौन से रूल्स, अर्थमेटिक, यानी नंबर्स के रूल से उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। लेकिन अब सबको ही बात पता है कि वेक्टर्स कैन नॉट बी एडेड लाइक स्केलर्स, यानी वो अर्थमेटिक रूल से ऐड नहीं हो सकते। तो मैंने एक नीचे लाइन लिखी है, वेक्टर्स कैन बी एडेड लाइक स्केलर्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो स्टेटमेंट है, आपका क्या ख्याल है, राइट है रॉन्ग है? ये वाली स्टेटमेंट तो रॉन्ग स्टेटमेंट है कि वेक्टर जो है लिखा हुआ है कैन बी एडेड लाइक स्केलर्स। हमें पता है वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम यूजुअली हेड टू टेल रूल, इस तरह के रूल्स यूज़ करते हैं। वेक्टर्स जो हैं वो स्केलर की तरह ऐड नहीं हो रहे होते, यानी वो अर्थमेटिक रूल से ऐड नहीं होते। वेक्टर्स की एडिशन का जो फेमस रूल है वो हेड टू टेल रूल हम यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये अगर लाइन पेपर में एमसीक्यू में लिखी आती है वेक्टर्स कैन बी एडेड लाइक स्केलर्स, तो आप लोगों ने इसको चूज़ करना है कि ये वाली जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। लेकिन इसमें बात समझने वाली ये है, अगर आप इस इक्वेशन पे गौर करें तो यहाँ पर सपोज करें आपके जो दो वेक्टर्स हैं, सपोज करें उसकी कोई दोनों की जो वैल्यूज़ हैं ये तो उसी तरह ऐड हो रहे हैं जिस तरह कोई नंबर ऐड हो रहे होते हैं, और यहाँ पर दो वेक्टर उसी तरह ही सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं जिस तरह दो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। तो ये दोनों एक स्पेशल केस है। तो मैंने एक नीचे लाइन लिखी कि वेक्टर्स कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड लाइक स्केलर्स, यानी वेक्टर्स को हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होता, बल्कि एक स्पेशल केस क्या है, व्हेन दे आर पैरेलल आर एंटी पैरेलल। ये बस आप लोगों ने की पॉइंट याद रखना है कि अगर ये पेपर में स्टेटमेंट इतनी आ जाए तो आप लोगों ने ऑप्शन में चूज़ करना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन अगर ये वाली स्टेटमेंट आ जाए तो आप लोगों ने कहना है ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि वेक्टर्स ऐड और सब्ट्रैक्ट देखें हो रहे हैं
और उसी तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं जिस तरह कौन ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं, स्केलर्स होते हैं, क्योंकि स्केलर को भी तो हम इसी तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। और लेकिन ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब वेक्टर पैरेलल या क्या होंगे, एंटी पैरेलल होंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों ने याद रखनी है। आगे चलते हैं। फर्दर मैंने लिखा है कि अगर दो वेक्टर्स के दरमियान में जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हो जाएं और एंगल 90 डिग्री हो जाए। अब बच्चों जल्दी से देखिएगा, अगर इसमें थीटा 90 डिग्री पुट करता हूँ, कॉज 90 पे 0, तो वो इस पूरी टर्म को 0 कर देगा, तो बाकी r इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह किसी भी एंगल पे इसके एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। सपोज करें वो कहता है कि अगर एंगल 60 डिग्री हो जाए तो फिर आप चेक करके दें कि फार्मूला कौन सा करेक्ट बनेगा। अब सबको याद है, अगर मैं यहाँ cos 60 पुट करता हूँ ना, तो अब सबको बच्चे पता है कि cos 60 डिग्री जो होता है वो 1/2 होता है, यानी जो cos 60 डिग्री है वो 1/2 है। अब अगर मैं यहाँ पर 1/2 लिखूँगा तो ये वाला 2 से कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये वाला फार्मूला तब होगा जब a और b में एंगल कितनी डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, तो ये वाला फार्मूला होगा। आप इसको 30 डिग्री पे और 45 डिग्री पे भी लिखकर इसकी फॉर्म को चेक कर सकते हैं। इसकी फॉर्म के किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पहले उस पर बात करते हैं। फॉर्म मीन ये जो इसकी शेप के क्वेश्चन हैं वो किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। मैंने एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है c इक्वल टू, कोई c को वेक्टर है वो a प्लस बी के इक्वल है, ऊपर उसकी वेक्टर फॉर्म लिखी हुई है, नीचे वेक्टर फॉर्म नहीं है नीचे इसकी वेक्टर फॉर्म नहीं है, बल्कि नीचे इसकी उसने मैग्नीट्यूड लिखी हुई है, c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और क्वेश्चन उसका ये है कि एंगल बताएं बिटवीन a एंड b। 0 डिग्री गिवन है, 90 है, 60 है, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। अब एंगल आप लोगों ने कैसे कैलकुलेट करना है, तो एंगल बच्चों अब आप लोगों ने जो कैलकुलेट करना है, आप लोगों ने शेप को मैच करके एंगल कैलकुलेट करना है। आप ये देखें, ये तो वेक्टर फॉर्म है, इसको तो छोड़ दें। आप देखें ये जो शेप बनी है ना, कि जब भी आप लोगों ने कुछ रूल बनाए हैं उसमें से इसकी शेप किसके साथ मैच कर रही है, तो क्या इसके साथ मैच करती है? बिल्कुल नहीं मैच करती। सी यहाँ पर रिजल्टेंट है ना, तो अगर सी रिजल्टेंट है तो अगर आप दोनों साइड पेन रूट ले लें ताकि सी आपको थोड़ा सिंपल नज़र आना शुरू हो जाए, तो ये कुछ यूँ बन जाएगा, सी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये सी यहाँ पर रिजल्टेंट हो जाएगा। तो इसकी शेप क्लियर नज़र आ रहा है, फिर इसके साथ मैच कर रही है, इन दोनों के साथ तो मैच नहीं कर रही। तो अब आप एंगल बताएंगे शेप सिमिलर होने की वजह से। तो अब बच्चों आप देखें, अगर शेप इसके साथ मैच कर रही है तो अब ज़रा देखें कि a और b में कितनी डिग्री एंगल होगा। फिर ये वाली शेप कब होती है? जब दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान में जो एंगल होगा वो कितनी डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो बीटा ऑप्शन इसका करेक्ट कंसीडर होगा। दोबारा इसी बात को मैं थोड़ा और कंटिन्यू करता हूँ। सपोज करें बच्चे कोई और क्वेश्चन आ गया, आपको यूँ क्वेश्चन आ गया, आपको एक आर वेक्टर गिवन है इक्वल टू है सी प्लस डी के, ये को आर वेक्टर गिवन है, एंड आपको दोबारा उसकी मैग्नीट्यूड की फॉर्म गिवन है आर इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस सी डी गिवन है। और वही क्वेश्चन है, वो आपसे पूछ रहा है कि एंगल बताएं बिटवीन सी एंड डी। तो मैंने बच्चे अभी आपको क्या बताया कि जब एक वेक्टर फॉर्म गिवन हो, नीचे उसकी मैग्नीट्यूड की फॉर्म गिवन हो, उस केस में आप लोगों ने शेप मैच करनी है। तो अब आपको बिल्कुल सही आप गेस कर रहे हैं कि इसकी शेप किसके साथ मैच कर रही है, इसकी शेप तो इसके साथ मैच कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के दरमियान में जो एंगल होगा वो आपके पास 60 डिग्री होगा। तो उम्मीद है आपको इस चीज़ का आइडिया हो गया होगा कि अगर आपको एक वेक्टर फॉर्म गिवन हो, नीचे उसकी मैग्नीट्यूड गिवन हो, तो उनका सोर्स फार्मूला यही है। इस फार्मूले की बेहतर तो ये नहीं कि आप डिफरेंट एंगल पे मैथमेटिकल फॉर्म को थोड़ा माइंड में रख लें, और जैसे इस तरह के क्वेश्चन आए, अगर आपको मैथमेटिकल फॉर्म माइंड में अगर नहीं भी है, अगर बेसिक फार्मूला पता है, तो यहाँ पर उस एंगल की वैल्यू पुट करके आप चेक कर सकते हैं कि इसको ड्राइव करने से ये फॉर्म किस एंगल पे बन रही है। जिस एंगल पे भी बनेगी वो आपका करेक्ट एंगल होगा बिटवीन सी एंड डी इस केस में। उम्मीद है इसका आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसी की मैंने आगे बात की, मैंने लिखा है कि एक वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड गिवन है, बी की मैग्नीट्यूड गिवन है, ए 3 न्यूटन है, बी 4 न्यूटन है, और आपसे रिजल्टेंट गिवन है। आपको सपोज करिए डिफरेंट क्वेश्चन हैं, आपको ए 3 न्यूटन गिवन है, बी 4 न्यूटन है, सेम में कहते हैं इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो 7 न्यूटन है। यानी पेपर में एमसीक्यूज़ में आपको ये तीनों चीज़ें गिवन होंगी, ए बी और रिजल्टेंट भी गिवन है। अब आपसे पूछते हैं आप एंगल बताएं बिटवीन ए एंड बी। ए वेक्टर में और बी वेक्टर में एंगल बताएं। यानी आपको तीन चीज़ें गिवन है, ए की मैग्नीट्यूड,
बी की मैग्नीट्यूड और उनका रिजल्टेंट गिवन है, और आपसे पूछ रहा है कि ए और बी में एंगल कितना होगा। तो बच्चों दोबारा आप लोगों ने देखना है कि ये जो एंगल उसने रिजल्टेंट का आंसर जो कैलकुलेट किया हुआ है उसने, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी ये चीज़, ये बात याद रखनी कि यहाँ तक आपको क्वेश्चन में गिवन होगी चीज़। अब ये देखें कि ये वाला रिजल्टेंट उसने कैसे कैलकुलेट किया है। तो आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो अगर हम 3 + 4 करते हैं तो आंसर कितना आ रहा है, 7 न्यूटन आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस फार्मूले से रिजल्टेंट कैलकुलेट हो रहा है तो उन दोनों वेक्टर में एंगल कितने डिग्री होना चाहिए, एग्जैक्टली 0 डिग्री होगा। तो इन दोनों वेक्टर में एंगल 0 डिग्री होगा। देखिए कितना सिंपल है कि अगर आपको दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड और उनका रिजल्टेंट गिवन हो तो उस केस में भी हम इसी फार्मूले को यूज़ करके एंगल बता सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने अपनी आसानी के लिए इसकी डिफरेंट फॉर्म्स बना ली थी। अब आपको समझ आ रहा होगा कि इन फॉर्म्स का फ़ायदा क्या है कि उससे हम डायरेक्ट अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज़ करें इन दोनों का आपको रिजल्टेंट जो है वो 1 न्यूटन गिवन है। ये एक अलहदा से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी वही है, रिजल्टेंट 1 न्यूटन है। अब कुछ बच्चे ये सोचते हैं, देखें अगर हम a - b करेंगे, इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करें तो ये a - b तो 3 - 4 -1 आ जाएगा। देखिए किसी भी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होती है वो आप सबको याद है कि वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अब आप इसको a - b के बजाय यूँ सोच लें कि ये b - a बन जाएगा ना, तो इसकी मैग्नीट्यूड -1 न्यूटन नहीं आ सकती क्योंकि वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो आप बजाय a से b में माइनस करने से अब यहाँ पर b में से a को माइनस करेंगे तो आंसर +1 न्यूटन ही आएगा, -1 न्यूटन पॉसिबल नहीं है। तो वही बात होगी कि अब अगर आपको a, b और r गिवन है तो आप लोगों ने देखा अगर इस फार्मूले से आंसर कैलकुलेट हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों वेक्टर्स में एंगल बिटवीन a एंड b इस केस में कितने डिग्री होगा, फिर 180 डिग्री होगा। एक और केस की बात कर लेते हैं। सपोज करते हैं कि इन दोनों का रिजल्टेंट 5 आ गया। अब ये देखना है कि रिजल्टेंट 5 कैसे कैलकुलेट हुआ है, क्योंकि ऐड करने से 7 आता है, 0 डिग्री भी नहीं है। आप सबसे पहले फिर सब्ट्रैक्ट चेक करेंगे, वो सब्ट्रैक्ट के साथ भी मैच नहीं कर रहा। तो 5 उसने कैसे कैलकुलेट हुआ है। तीसरा ऑप्शन आपका बचता है परपेंडिकुलर वेक्टर्स। इसको ज़रा जल्दी से चेक करें। परपेंडिकुलर वेक्टर्स वाले फार्मूले में अगर मैं वैल्यूज पुट करके चेक करता हूँ तो देखिए मैंने पहले किसका स्क्वायर लेना है, 3 का स्क्वायर 9, फिर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो √25 कितना हो जाएगा 5। बिल्कुल, इसका मतलब ये कि ये जो 5 कैलकुलेट हुआ है ये इस फार्मूला से कैलकुलेट हुआ है, और अगर कोई चीज़ इस फार्मूला से कैलकुलेट होगी तो अब उन दो वेक्टर्स के दरम्यान में जो एंगल होगा वो आपके पास 90 डिग्री बनेगा। अब बच्चों ये ज़रूरी नहीं है कि जो एंगल है, सपोज करें ए और बी अगर आपको गिवन है तो अब सब एंगल जो है वो सिर्फ जस्ट यही 3 ऑप्शन गिवन होंगे। ये तो वो ऑप्शन है जो इन फार्मूला से, इन शॉर्टकट से इजीली कैलकुलेट हो रहे हैं, और ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में इन्हीं फार्मूला से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा कोई रिजल्टेंट गिवन हो, यानी आपको ए और बी गिवन हो, तो फिर आप ये कंप्लीट फार्मूला यूज़ करेंगे। दोबारा देख लें, क्वेश्चन में आपको ए गिवन होगा, बी गिवन होगा और आर गिवन होगा। तो अगर इनके अलावा कोई आप वैल्यूज़ गिवन हैं तो फिर आप लोग इस फार्मूला में उन वैल्यूज़ को, ये सारे नाउन हो जाएंगे। आप यहाँ से जो थीटा अननोन होगा उसको इस फार्मूला को यूज़ करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बहुत फेमस एमसीक्यूज़ और बहुत इजी एमसीक्यूज़ देखें। इसमें गिवन है कि एक वेक्टर, इफ़ ए वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन है, देन द रिजल्टेंट कैन नॉट बी। ये वर्ड याद रखना है। उसने रिजल्टेंट के बारे में क्या पूछा है, ये नहीं पूछा कौन सा रिजल्टेंट होगा, वो कहते हैं इनमें से कौन सा उसका रिजल्टेंट नहीं हो सकता। इस तरह के एमसीक्यूज़ बहुत सारी यूनिवर्सिटी में आते हैं, बहुत फेमस एमसीक्यूज़ है। इसमें बच्चों आप लोगों ने रेंज कैलकुलेट करनी होती है, यानी इन एमसीक्यूज़ का आंसर प्रॉपर तरीके से करने के लिए आप रेंज कैलकुलेट करें। रेंज का मतलब ये होता है, आप लोगों ने याद ही रखना है कि जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं उस वक्त उनका रिजल्टेंट का जो भी आंसर आता है, जो कि a + b के फार्मूला से कैलकुलेट होगा, वो मैक्सिमम रिजल्टेंट होगा। अगर ये एमसीक्यूज़ होता है ना, a 5 न्यूटन है, b 2 न्यूटन है, तो आप बताएं इनका मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या है। अगर सपोज करें ये एमसीक्यूज़ होता तो हम क्या करते हैं, हम उन दोनों को इस फार्मूले सॉल्व करते, 5 + 2 7 न्यूटन उनका मैक्सिमम रिजल्टेंट है। इसी तरह अगर दो वेक्टर आपस में एंटी पैरेलल हों तो बच्चों याद रखना है कि ये इस फार्मूले से उनका मिनिमम रिजल्टेंट कैलकुलेट होगा। ये भी आपके अलहदा से भी एमसीक्यूज़ आ सकते हैं कि मैक्सिमम रिजल्टेंट कब होता है टू वेक्टर्स का, एग्जैक्टली जब वो आपस में पैरेलल होंगे। और क्या बताया, एंटी अगर पैरेलल होंगे तो फिर रिजल्टेंट उन दोनों का मिनिमम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी वेक्टर की रेंज का मतलब क्या होता है कि आप उसका मैक्सिमम आंसर निकालें वो एडिशन से निकलेगा, मिनिमम निकालें वो किस से, सब्ट्रैक्शन से निकलेगा। तो अगर हम इन दो वेक्टर्स की रेंज निकालते हैं तो एक दफ़ा हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड करेंगे तो 5 + 2
कितना हो गया 7 न्यूटन। तो ये मैक्सिमम रिजल्टेंट इन दो वेक्टर्स का 7 न्यूटन हो सकता है। और मिनिमम के लिए लार्ज में से स्मॉल को माइनस करेंगे, जो कि कितने न्यूटन आ रहा है 3 न्यूटन। इस बात का मतलब ये हुआ कि रेंज कैलकुलेट करने के लिए एक दफ़ा ऐड करेंगे और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इस बात का मतलब ये है कि ये जो दो वेक्टर्स आपको गिवन है ए और बी, एक की मैग्नीट्यूड 5 एक की 2 है, इन दोनों का आंसर 7 न्यूटन से ग्रेटर पॉसिबल नहीं है और इन दोनों का 3 न्यूटन से स्मॉल आंसर पॉसिबल नहीं है। लेकिन 3 और 7 और इनके दरमियान में जितने भी वैल्यूज़ हैं वो सब आंसर इनके पॉसिबल हैं। इसे हम बच्चों कहते हैं कि आप लोगों ने इसकी रेंज कैलकुलेट कर ली है। इसकी रेंज में 3 और 7 भी इंक्लूड हैं और 3 और 7 के दरमियान में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो सब भी इंक्लूड हैं। 3 से बताया स्मॉलर पॉसिबल नहीं है और 7 से बताया ग्रेटर भी पॉसिबल नहीं है। तो अब मुझे बताओ क्या 5 इसकी रेंज में आ सकता है? बिल्कुल आता है। 3 और 7 के दरमियान में 5 भी है, 7 भी आ रहा है, 3 न्यूटन भी रेंज में शामिल है, क्योंकि बाउंड्रीज मैंने बताया था इंक्लूड होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 2 न्यूटन जो है, क्योंकि उसने क्वेश्चन पूछा था कैन नॉट बी, इसका मतलब कि 2 न्यूटन इसका रिजल्टेंट जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकता। आप इनको जिस मर्जी एंगल पर एडजस्ट करें, 2 न्यूटन 5 और 2 का रिजल्टेंट कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। एक बहुत फेमस थ्योरम इसकी बात करते हैं। थ्योरम ये है, इफ़ ए इक्वल टू बी हो जाए, इन दो वेक्टर्स हैं, उनकी मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल गिवन है। अच्छा, और नेक्स्ट कंडीशन ये गिवन है कि टू वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड तो आपस में इक्वल है, कहते हैं कि उनका रिजल्टेंट भी उनके इक्वल हो गया। आप बताएं किस एंगल पर, आप बताएं किस एंगल पर जो रिजल्टेंट है वो भी उन रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड भी उन वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगी। मैं इसको थोड़ा और सिंपल करता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसको नंबर की फॉर्म में देखिए। सपोज करें एक फोर्स F1 है, F1 फोर्स 5 न्यूटन है। अब जो साथ में ले लें F2 फोर्स की मैग्नीट्यूड भी 5 न्यूटन है। देखिए इन दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल होगी ना। वो पूछ रहा है कि इन दोनों फोर्सेस में कितने डिग्री एंगल होगा कि इनका रिजल्टेंट भी 5 न्यूटन ही हो जाए। ये उसका क्वेश्चन है। तो ये बड़ा फेमस थ्योरम है। आप इसका डायरेक्ट आंसर भी वैसे याद रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको ग्राफिकली आपको आंसर कर भी देता हूँ। तो आप लोगों ने बच्चों याद रखना है कि जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, उसका एंगल बनेगा 120 डिग्री। ये बात आप लोगों ने पल्ले बांध लेनी है अपने। तो इस केस में मुझे बताया, अगर ये 5 है, F2 भी 5 है, रिजल्टेंट भी 5 न्यूटन बनाना है, अब एंगल कितना होगा? ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ बिल्कुल सेम है, तो इस केस में भी जो एंगल होगा वो 120 डिग्री ही होगा। थोड़ा सा ग्राफिकली इसको आप देख सकते हैं। देखिए बच्चों, ये अगर A और B आपस में इक्वल है तो इन दोनों साइड की लेंथ या मैग्नीट्यूड आपस में सेम है। जब इन दोनों की मैग्नीट्यूड आपस में सेम है तो रिजल्टेंट कह रहा है वो भी इनके साथ सेम होगा, यानी उसकी मैग्नीट्यूड भी इनके साथ मैच कर रही है। अब अगर इन तीनों साइड की लेंथ सेम है तो ये तीनों जो इंटरनल एंगल हैं वो आपको समझ आएगा कितने डिग्री के बनेंगे? 60 डिग्री के बनेंगे, क्योंकि इन तीनों साइड की अगर लेंथ सेम है तो तीनों के एंगल भी क्या होंगे? सेम होंगे। अब इशू ये है कि आप लोगों ने जो एंगल बताना है वो 120 डिग्री हम लोगों ने लिखा है, और किसके दरमियान में बताना है? बिटवीन A एंड B। अब ये जो बिटवीन A एंड B आप लोगों ने एंगल बताना है, ये एंगल बिटवीन टेल्स ही बताना होता है। यानी एंगल जो आप बता रहे हैं वो बिटवीन टेल्स बताना है। इशू ये है कि ये जो 60 डिग्री एंगल बन रहा है, ये आपका 60 डिग्री जो है वो A के हेड है और B की यहाँ पर टेल के दरमियान में एंगल बन रहा है। अगर आप ये इनर एंगल लेंगे तो आप लोगों ने ये वाला नहीं लेना, बल्कि आप लोगों ने दोनों की बिटवीन द टेल्स एंगल लेना है कि बिटवीन द टेल्स एंगल दोनों के दरमियान में कितना बनेगा। तो इसके लिए मैंने ये किया है कि मैंने A वेक्टर को यहाँ से आगे एक्सटेंड किया है। आप यूँ समझ लें कि ये A वेक्टर है, यहाँ से A स्टार्ट हो रहा है और ऊपर आपके पास वेक्टर B जा रहा है। अब देखिए, अगर हम इसको A की टेल अज्यूम करें और ये B की टेल है तो हमें ये वाला एंगल चाहिए। अब ज़रा खुद सोचो, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिसाइड किया था कि ये एंगल 60 डिग्री है, लेकिन हमें एंगल जो पूछा गया है वो बिटवीन द टेल पूछा गया है। इस वजह से अब देखें ये टोटल एंगल कितनी डिग्री बन रहा है? ये तो 180 है, यानी ऊपर जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ये टोटल एंगल तो 180 डिग्री बन रहा है। अब ये वाला जो एंगल है वो आपका 60 डिग्री है, तो 180 में से अगर हम 60 को माइनस करें तो 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। तो ये आप इस तरह भी इसको याद रख सकते हैं कि आपके पास जो एंगल बन रहा है वो 120 डिग्री होगा। लेकिन डायग्राम तो आपके जस्ट कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए मैंने आपको समझाई है। आप डायरेक्ट इस थ्योरम को याद रखेंगे कि अगर टू वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड इक्वल हो और रिजल्टेंट भी उनके इक्वल कब आ जाएगा?
जब उन दोनों वेक्टर्स के दरम्यान में एंगल 120 डिग्री होगा। अच्छा बच्चों, एक और चीज़ याद रखनी, पेपर में ये नहीं गिवन होगा बिटवीन द टेल बताएं। ये अंडरस्टूड सी बात है कि जब टू वेक्टर्स के दरम्यान में आपसे एंगल पूछा जा रहा है तो वो बिटवीन देयर क्या होगा, टेल री होगा। तो पेपर में ये चीज़ मेंशन नहीं होगी कि एंगल बिटवीन द टेल बताएं या ना बताएं। ये आप लोगों ने खुद से याद रखना है कि जब भी वो आपसे एंगल की बात करेगा तो एंगल आपसे बिटवीन दी टेल ही वो पूछेगा। इसी फार्मूले की एक और फॉर्म हम देखते हैं। और टॉप पे देखें मैंने लिखा है कि वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड बी की इक्वल है और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ए प्लस बी मॉडुलस है, वो भी इनकी इक्वली ही आ रहा है। तो जब भी मैंने क्वेश्चन की बात की ए इक्वल टू बी इक्वल टू आर, तो ये वही सेम क्वेश्चन बन रहा है। ये ए हो गया, बी हो गया और ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो इस केस में भी हमारे पास जो एंगल बच्चों बनेगा वो सेम एंगल है, वो 120 डिग्री है। लेकिन अब थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये क्रिएट हो रही है जिस पे अभी आप लोगों ने गौर करना है कि इस केस में देखें, अगर a इक्वल टू बी इक्वल टू रिजल्टेंट या a प्लस, इसको हम a प्लस बी भी लिख सकते हैं या इसको रिजल्टेंट भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको r की फॉर्म में लिखेंगे तो इस केस में आपके पास एंगल 120 डिग्री आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर ही वो थोड़ी सी चेंज कर देता है, a इक्वल टू बी लिख देता है, लेकिन वहाँ पर प्लस की बजाय क्या यूज़ कर लेता है, माइनस का साइन अगर यूज़ करेगा तो फिर एंगल कितने डिग्री होगा। एक बात क्लियर कर लें कि अगर इस a माइनस बी की बजाय यहाँ पर r लिखा होगा तो हम इन जनरल इसको सम ही कंसिडर करेंगे और एंगल 120 डिग्री ही लिखेंगे। लेकिन अगर पेपर में वो मेंशन कर देता है कि a माइनस बी मेंशन कर देता है तो फिर देखते हैं एंगल कितने डिग्री बनेगा। मैंने उसी डायग्राम को थोड़ा यहाँ पर रीअरेंज करके बनाया। इसमें देखिए वेक्टर a है और ये वाला वेक्टर आपका बी वेक्टर था। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि इस a और b जो है इन दोनों की टेल्स के दरम्यान में एंगल 120 डिग्री है। लेकिन अब जो रिजल्टेंट है वो a प्लस बी का नहीं है बल्कि a माइनस बी का है। तो मैंने इस वेक्टर b का एक नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ किया है। अगर वो b है तो ये उसका नेगेटिव वेक्टर फिर माइनस बी वेक्टर हो गया। अभी आप ज़रा गौर करें कि ये एंगल अगर 120 डिग्री था कि जो कि प्रीवियस एंगल है, तो टोटल एंगल जो बनेगा बी और माइनस बी में वो तो 180 डिग्री होगा। अब हमें जो एंगल चाहिए वो इस a, ये डेफिनेटली अगर आपके पास a वेक्टर है तो ये की टेल कंसिडर होगी। तो ये जो पॉइंट है ये माइनस बी की टेल कंसिडर होगी। हमें ये वाला एंगल चाहिए इस a में और माइनस बी की टेल्स के दरम्यान में, ये वाला एंगल रिक्वायर्ड है। अब अगर ये टोटल 180 बनता है तो इसको अगर 120 में से माइनस करें तो ये नीचे वाला एंगल कितना बन गया बच्चों, 60 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर माइनस का साइन आ जाए तो फिर आप लोगों ने जब इसको सॉल्व करेंगे तो एंगल 120 डिग्री ऑप्शन में चूज़ नहीं करना बल्कि 60 डिग्री चूज़ करना है। ये बड़ी मेजर कन्फ्यूजन है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर a प्लस बी और a माइनस बी के बजाय जस्ट रिजल्टेंट r लिखा होगा तो बिल्कुल जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी आप 120 डिग्री ही चूज़ करेंगे। लेकिन अगर रिजल्टेंट में a प्लस बी और a माइनस बी की वो सिंबल यूज़ करता है, a प्लस बी में तो वही प्रीवियस कंसेप्ट है, वो डायग्राम से भी क्लियर हो रहा है। और अगर a माइनस बी आ जाए तो आपको इस डायग्राम को अगर आप गौर करेंगे तो एंगल 120 नहीं रहेगा बल्कि एंगल कौन सा, 60 डिग्री बन जाएगा। तो आप इसको 60 डिग्री ऑप्शन चूज़ करेंगे। आप लोगों ने इसका आंसर 120 डिग्री फिर चूज़ नहीं करना। एक तो ये इसका एक स्पेशल केस है। एक मैंने और वर्डिंग का भी क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, इससे भी आपको सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। असल में जब हम इसको माइनस के साथ करते हैं उस वक्त रिजल्टेंट का फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है। उस वक्त रिजल्टेंट का फार्मूला कुछ इस शेप में आ जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा हो जाता है। यानी जब हम इस फार्मूले में माइनस साइन, जब a माइनस बी रिजल्टेंट होता है ना तो फिर यहाँ पर आपका प्लस नहीं आता बल्कि इस फार्मूले में यहाँ पर आपके पास साइन नेगेटिव साइन के साथ यूज़ होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम लोगों ने प्लस यूज़ करना है या हम लोगों ने माइनस यूज़ करना है किसी वर्ड प्रॉब्लम के अंदर। इसमें तो हमें क्लियर हो गया कि वो 60 डिग्री डायग्राम से भी बन रहा है। तो किसी वर्ड प्रॉब्लम में ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस आना चाहिए या क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस आना चाहिए। इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए मैंने क्वेश्चन लिखा है। इसमें लिखा है पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड v। देखिए पार्टिकल है
वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और उसकी स्पीड v है, मीन स्पीड उसकी चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट स्पीड v है। कहते थे मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ये कीवर्ड है, वो पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। देखिए जब वो चेंज का वर्ड यूज़ करेगा तो चेंज आपका क्या ख्याल है, चेंज सम से निकलेगा डिफरेंस से निकलेगा? चेंज डेफिनेटली फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो आप लोगों ने ये वर्ड याद रखना है कि अगर इस फार्मूला में किसी भी क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम के अंदर चेंज पूछी जा रही हो और आप लोगों को ये कन्फ्यूजन हो कि आप उसको प्लस से सॉल्व करेंगे या माइनस से सॉल्व करेंगे, तब आपका क्या ख्याल है, इसको प्लस यहाँ लगाना चाहिए माइनस? एग्जैक्टली माइनस लगाना चाहिए, क्योंकि चेंज का मतलब ही डिफरेंस होता है। तो इट मीन्स कि जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, अगर इस फार्मूला से करते हैं तो यहाँ पर हम माइनस के ऑप्शन के साथ इसको सॉल्व करेंगे, प्लस के साथ सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर चेंज पूछ रहा है और चेंज मीन फाइनल माइनस इनिशियल होता है। चलिए ठीक हो गया। आफ्टर इट हैज़ डिस्क्राइब एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, मीन चेंज इन वेलोसिटी बतानी है। और कब बतानी है? जब वो मूव कर रहा हो और एंगल कितने डिग्री कवर कर ले, 60 डिग्री कवर कर ले। देखिए स्पीड उसकी चेंज नहीं हो रही, जो वेलोसिटी है वो इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन तो आपका क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और आपसे पूछ रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बताएं कि वेलोसिटी में कितनी चेंज आई है। तो उसके लिए हम ये वाला फिर फार्मूला यूज़ करेंगे। इसी फार्मूले में अगर रिजल्टेंट आपका चेंज इन वेलोसिटी है तो अब बच्चे इसमें आप वैल्यूज पुट करोगे। देखो यहाँ पर ए और बी जो हैं वो दोनों तो स्पीड को शो कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट पे भी स्पीड v है और 60 डिग्री कवर करने के बाद भी उसकी स्पीड कितनी बन रही है, v ही बन रही है। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करूँगा तो a की जगह पर भी v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2v इंटू वी cos 60 हो जाएगा, वो एंगल 60 डिग्री, और cos 60 अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था 1/2 है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये बच्चों बन जाएगा v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर 2v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, और ये आपका v स्क्वायर आ गया इक्वल टू v हो जाएगा। इट मीन्स कि इसका ऑप्शन अल्फ़ा होगा। अब बच्चे गलती इसमें करते क्या हैं, वो ज़्यादातर ये करते हैं यहाँ पर इसको प्लस से सॉल्व करते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पर प्लस लगा देता हूँ तो v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर ये दोनों मिलकर प्लस v स्क्वायर, तो ये 3v स्क्वायर हो जाएगा, और ये अंडर देखें 3v स्क्वायर का आपका अंडर 3 भी बन जाएगा, क्योंकि v स्क्वायर जो है वो अंडर से बाहर चला जाएगा और अंडर 3 यहाँ पर रह जाएगा। तो बच्चे अक्सर इसका ऑप्शन सी चूज़ करते हैं, तो इसका ऑप्शन सी नहीं बनेगा, इसका ऑप्शन ए होगा। और वो मेरा ख्याल है कन्फ्यूजन आपको क्लियर हो गई है कि जब भी चेंज का क्वेश्चन में वर्ड यूज़ होगा वो माइनस से सॉल्व करेंगे, और अगर वर्ड प्रॉब्लम आएंगे तो अगर यहाँ पर माइनस लगा वो तो एंगल के बारे में याद रखना है। और अगर जनरल कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें चेंज का वर्ड या ये वाला वर्ड यूज़ ना हो, उन सबको आप उस पुराने थ्योरम से ही सॉल्व करेंगे। आगे दो बड़ी कॉमन सी बातें हैं वो जल्दी से देखते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स मैंने लिखा है, ये बच्चों आप लोगों ने याद रखना है कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स आर सिमिलर प्रोसेस। अगर आपका एमसीक्यू आता है कि एडिशन ऑफ वेक्टर का सिमिलर प्रोसेस कौन सा है, तो हम कहते हैं एडिशन का सिमिलर सब्ट्रैक्शन है, इसी तरह सब्ट्रैक्शन का जो सिमिलर है वो एडिशन ऑफ वेक्टर होगा। ये दोनों आपस में सिमिलर प्रोसेस हैं। दूसरी बात बच्चों आप लोगों ने याद ही रखनी है कि अगर इन दोनों में का रिवर्स प्रोसेस पूछे, एडिशन का रिवर्स आपसे पूछता है, एडिशन ऑफ वेक्टर का रिवर्स प्रोसेस कौन सा है, या आपसे पूछता है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का रिवर्स प्रोसेस कौन सा है, तो याद रखना है एडिशन ऑफ वेक्टर का भी रिवर्स प्रोसेस रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ही है, और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का रिवर्स प्रोसेस भी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ही है। ये छोटा सा पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को देखें, मैंने इसको थोड़ा सा ड्रॉ किया है। एक वेक्टर है आपके पास, इसके दो कंपोनेंट्स हैं, प्लेन में लाई कर रहा है। एक इसका कंपोनेंट लॉन्ग एक्स एक्सिस जो आपको नज़र आ रहा है वो ए कॉस थीटा है, और जो लॉन्ग वाई एक्सिस है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग वो ए वाई साइन थीटा है। ये इसके दो कंपोनेंट्स हैं, ए एक्स और ए वाई ने। इसको ज़रा देखिए, और ये डायग्राम भी हम लोगों ने ड्रॉ की है, प्लेन में ड्रॉ की है। अब सबको आइडिया है कि इस केस में अगर हम एंगल इसका कैलकुलेट करना चाहें तो इसके एंगल का जो फार्मूला बनेगा वो tan इनवर्स ऑफ इस एंगल की बात हो रही। आपका क्या ख्याल है, ए वाई ओवर ए एक्स होना चाहिए या इसके एंगल का फार्मूला tan इनवर्स ऑफ ए एक्स ओवर ए वाई होना चाहिए? इस चीज़ को ज़रा देखें। देखिए जब वेक्टर प्लेन में है ना, जिस तरह ये वाला वेक्टर जब प्लेन में लाई कर रहा है तो इसके दो एंगल बन रहे हैं ना। एक तो इसका एंगल विद एक्स एक्सिस बन रहा है जिसको हमने थीटा से डिनोट किया हुआ है, तो इसी वक्त इस वेक्टर का एक एंगल विद वाई एक्सिस बन रहा है, और सपोज करते हैं इसको मैं फाई से डिनोट कर देता हूँ। अब जब यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आता है तो वो आपसे डायरेक्ट पूछते हैं कि एंगल विद एक्स एक्सिस का फार्मूला कौन सा करेक्ट है,
और एंगल विद वाई एक्सिस का फार्मूला कौन सा करेक्ट है। तो आप लोगों ने बच्चों याद रखना है कि इसको याद रखने की टेक्निक ये है, अगर आपको भूल भी जाए, कि जब आपको फार्मूले लिखे हुए नज़र आएंगे ना, उस फार्मूले में जो नीचे वाला कंपोनेंट लिखा होगा ना, किसी भी फार्मूला में कौन सा कंपोनेंट जो नीचे लिखा होगा, जो कंपोनेंट नीचे वाली साइड के साथ लिखा होगा उस एक्सेस के साथ एंगल गिवन होगा। इट मीन कि ये वाले फार्मूले में नीचे कौन सा लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है। इट मीन्स कि दिस फार्मूला गिव यू द एंगल विद एक्स एक्सेस। तो बड़ी आसान सी बात है कि अगर आपको कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो जाती है तो आप फार्मूले में देखिए नीचे कौन सा कंपोनेंट लिखा हुआ है, नीचे जो कंपोनेंट लिखा होगा उसके साथ एंगल गिवन होगा। इट मीन्स कि अगर ये एमसीक्यू आ जाता है और कहता है वेक्टर ए है, उसका एंगल विद एक्स एक्सेस कैलकुलेट करें, तो उसका फॉर्मूला ए वाई ओवर ए एक्स होगा। लेकिन अगर कह देता है कि एक वेक्टर ए है, उसका एंगल विद वाई एक्सेस कैलकुलेट करें, तो अब मुझे बताएं उसका वाई एक्सेस आज सपोज करें उसकी सिंबल फाई बनती है, तो अब देखिए इस फार्मूले में नीचे वाई लिखा हुआ है ना, तो दिस फार्मूला गिव यू द एंगल विद वाई एक्सेस। और यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर एंगल विद वाई एक्सेस ही पूछता है, और बच्चे जल्दी में गलती करते हैं कि वो ए वाई ओवर ए एक्स चूज़ कर लेते हैं। वो एंगल भी ठीक है लेकिन वो विद एक्स एक्सेस है, लेकिन अगर वो वाई एक्सेस का फार्मूला पूछता है तो उसका रिवर्स होगा, यानी ए वाई ओवर ए एक्स की बजाय ए एक्स ओवर ए वाई होगा। अभी मैंने बात की थी कि ये वाला वेक्टर प्लेन में लाई कर रहा है, यानी 2 डायमेंशन में लाई कर रहा है। तो एक छोटा सा एमसीक्यू लिखा हुआ है, इन 2 डायमेंशन मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन प्लेन आर, यानी 2 डायमेंशन की बात हो रही है जिस तरह शो भी हो रहा है, और उसमें पूछ रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन प्लेन आर, यानी प्लेन के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने बनेंगे। अब बच्चे जल्दी से जब ये एमसीक्यू आता है तो गलती ये करते हैं, उनको लगता है इसके 2 ही कंपोनेंट्स हैं, एक इसका कंपोनेंट ए एक्स है और एक इसका कंपोनेंट ए वाई है, तो जल्दी से ऑप्शन ए चूज़ कर लेते हैं। ए इसका ऑप्शन नहीं है। पहली बात आप लोगों को क्लियर होगी कि गलती ये होती है कि जब भी प्लेन का वर्ड यूज़ होता है बच्चों को ये लगता है 2 कंपोनेंट्स हैं ए एक्स और ए वाई, तो वो 2 ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं। तो इस एमसीक्यूज़ का ऑप्शन 2 नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उसने 2 डायमेंशन में कंपोनेंट्स के साथ क्या वर्ड लिखा हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पूछा हुआ है। इस चीज़ को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करें ये प्लेन है और मेरे पास ये कोई वेक्टर है जिसके मैं कुछ कंपोनेंट्स आपके सामने प्लॉट कर रहा हूँ। लेट्स से ये मैंने को वेक्टर ड्रॉ किए और ये मैंने कुछ इसके कंपोनेंट्स बनाए। लाइक अगर आप गौर करें 1 2 3 4 5 6 7 8 लेट से कंपोनेंट्स हैं। अब इनका रिजल्टेंट अगर मैंने निकालना है तो फर्स्ट की टेल को लास्ट के हेड के साथ मैंने ज्वाइन कर दिया, तो इन सब का रिजल्टेंट तो ये होगा। अब मुझे बताओ ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं क्या प्लेन में लाई कर रहे हैं, डेफिनेटली प्लेन में है, और इन सब का रिजल्टेंट आ रही है, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट्स नहीं बन रहे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई वेक्टर प्लेन के अंदर लाई करता हो और अगर आप उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आपसे पूछे जाएं तो आप जितने मर्जी उसके कंपोनेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बच्चों इसमें कीवर्ड जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं। तो अगर आपसे मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पूछे तो इस सेंस के उसके अकॉर्डिंग आप उसका आंसर फिर इनफाइनाइट चूज़ करेंगे। ये बात क्लियर होगी आपको। सपोज करें इनफाइनाइट पेपर में ऑप्शन नहीं लिखा हुआ, इनफाइनाइट की जगह पर उसने एक और वर्ड लिखा हुआ, लेट से वो यूँ लिख सकता है मोर देन, लेट से 4 लिख सकते हैं, अगर लास्ट ऑप्शन 4 लिखा हुआ है तो फिर आप इसको चूज़ करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब को वेक्टर प्लेन में होगा तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, अगर इनफाइनाइट ऑप्शन है तो इनफाइनाइट चूज़ कर लेंगे, लेकिन इनफाइनाइट की बजाय अगर जो लास्ट सबसे बड़ा नंबर लिखा हुआ है उसके आगे लिखा हुआ मोर देन दैट हो तो हम फिर वो वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। यही सेम एमसीक्यूज़ अगर स्पेस में आ जाए, यानी अगर वो 2 डायमेंशन की बजाय यहाँ पर वर्ड क्या लिख सकता, 3 डायमेंशन लिख सकता, और यहाँ पर वेक्टर प्लेन की बजाय क्या वर्ड लिख सकता, स्पेस का वर्ड यूज़ कर देता, तो फिर भी बच्चों आप लोगों ने याद रखना है कि 2 डायमेंशन हो या 3 डायमेंशन हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इनफाइनाइट ही रहेंगे, या जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको मोर देन के साथ जो ऑप्शन लिखा होगा उसको आप चूज़ करेंगे। ये तो बात होगी मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स की प्लेन में भी और स्पेस में भी। दोबारा वापस आते हैं। सपोज करें आपका सेम एमसीक्यूज़ पुराने वाला था कि इन 2 डायमेंशन की वो बात कर रहा है और मैक्सिमम की बजाय वो आप लोगों से कहता है मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बताएं, और दोबारा बात प्लेन की हो रही, यानी दोबारा बात वो प्लेन की कर रहा है कि इन 2 डायमेंशन मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन प्लेन। असल में बच्चों जो मिनिमम कंपोनेंट्स होते हैं, मिनिमम कंपोनेंट्स हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को ही कहते हैं, यानी मिनिमम कंपोनेंट्स जो होंगे वो असल में कौन से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ही होंगे। जिस तरह आपको याद है कि ए एक्स और ए वाई जो हैं
इन दोनों के दरमियान में म्यूचुअल एंगल 90 डिग्री है, तो ऐसे कंपोनेंट्स इनमें एंगल 90 डिग्री होगा, वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं वो मिनिमम ही होते हैं, तो जो भी आपको डायग्राम में ए एक्स और ए वाई नज़र आ रहे हैं, इन दोनों का मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स भी प्लेन में कह सकते हैं, या इनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं। तो अगर आपका एमसीक्यूज ये होता ना इन 2 डायमेंशन मिनिमम या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन प्लेन, तो फिर उसका ऑप्शन क्या इन्फानाइट होता, डेफिनेटली इन्फानाइट नहीं होना था। अब इसका ऑप्शन जो बनना था वो अल्फ़ा ऑप्शन होना था, यानी 2 होंगे, और जिस तरह उस डायग्राम के अकॉर्डिंग ए एक्स होगा और एक ए वाई होगा। इसी एमसीक्यूज को बच्चे दोबारा स्पेस के लिए भी देख लेते हैं। अगर इसमें 2 डायमेंशन की बजाय दोबारा से 3 डायमेंशन हो जाए, और प्लेन की बजाय दोबारा से वर्ड मैं क्या लिख रहा हूँ, स्पेस का वर्ड यूज़ हो जाए, तो क्या एमसीक्यूज बन जाएगा इन 3D मिनिमम या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन स्पेस। तो बच्चों आप सबको याद है स्पेस में तो आपका से एक ए एक्स होता है, एक ए वाई होता है, और तीसरा साथ में क्या होगा ए जेड होता है, और ये तीनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, और स्पेस के अंदर इन तीनों का मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स भी काउंट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन 3 डायमेंशन मिनिमम या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पूछता है तो अब ऑप्शन 2 होगा या 3 होगा, डेफिनेटली अब ऑप्शन 2 नहीं होगा, क्योंकि प्लेन के लिए ऑप्शन मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 2 है, स्पेस में मिनिमम कंपोनेंट्स ए एक्स ए वाई और ए जेड 2 नहीं बल्कि कितने बनते हैं 3 होंगे। तब अगर 3 डायमेंशन में मिनिमम कंपोनेंट्स पूछेगा तो ऑप्शन फिर आपका बीटा ऑप्शन बनेगा। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर होगी। एक छोटा सा और एमसीक्यू देखें जो कि अक्सर जल्दी में आप रॉन्ग करते हैं। वो पूछ रहे किस एंगल पर एट व्हाट एंगल ए एक्स वैक्टर बिकम इक्वल टू ए वाई। अब जैसे ही एमसीक्यू आता है सब बच्चों को याद हुआ होता है कि ए एक्स और ए वाई कब इक्वल होंगे। लेकिन हमें पता है कि ए एक्स और ए वाई अगर यहाँ पर मैं थीटा 45 डिग्री पुट कर दूँ तो कॉस और साइन दोनों की वैल्यू 45 डिग्री पे सेम होती है, 1/√2 होगी। तो बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं कि यहाँ थीटा 45 डिग्री उनको याद होता है, वो पुट करते हैं, उनको पता होता है कि कॉस 45 और साइन 45 पे वैल्यू सेम है, तो वो फ़ौरन से ऑप्शन चूज़ कर देते हैं कि इसका ऑप्शन बीटा ऑप्शन होगा कि 45 डिग्री पे ए एक्स और ए वाई आपस में इक्वल होंगे। लेकिन जो गिवन स्टेटमेंट है इसके अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन बीटा नहीं है। बड़ी अजीब सी बात है कि अभी हम कह रहे थे कि 45 डिग्री पे वैल्यू सेम है, लेकिन अभी हम ये भी कह रहे हैं कि 45 डिग्री पे इसका आंसर सेम यानी ए एक्स वैक्टर ए वाई वैक्टर की इक्वल नहीं आएगा। असल बच्चे जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है वो ये पढ़ा हुआ है कि आपके पास अगर आपके पास ये क्वेश्चन यूँ होता ना ए एक्स इक्वल टू ए वाई होता, ज़रा फ़र्क देखें, वहाँ पर ए एक्स वैक्टर इक्वल टू ए वाई वैक्टर है यहाँ पर हमारे पास ए एक्स वैक्टर इक्वल टू ए वाई वैक्टर है, लेकिन यहाँ पर ए एक्स इक्वल टू ए वाई और मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर ए एक्स इक्वल टू ए वाई पूछा जाए तो बिल्कुल ठीक है, बता रहे थे एंगल 45 डिग्री ही होगा। लेकिन अगर दरमियान में इक्वल का साइन हो और ऊपर वेक्टर का साइन आ जाए तो 2 वेक्टर्स कब इक्वल होते हैं, जब उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। देखिए इन दोनों की मैग्नीट्यूड तो 45 डिग्री पे सेम आ रही है, लेकिन हमें नज़र आ रहा है कि इनमें से एक वेक्टर जो है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है और दूसरा जो वेक्टर है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस है। इसका मतलब ये हुआ कि 45 डिग्री पे मैग्नीट्यूड तो सेम हो सकती है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर इशू ये है कि यहाँ पर इक्वल का साइन वेक्टर्स के दरम्यान में लगा हुआ है, और 2 वेक्टर्स कब इक्वल होंगे बताया आपको, जब मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। 45 डिग्री पे सिर्फ क्या सेम है, मैग्नीट्यूड तो सेम हो सकती है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन बीटा नहीं होगा बल्कि इसका ऑप्शन डेल्टा आपका ऑप्शन बनेगा, नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर इसी के ऊपर मैं वेक्टर का साइन रिमूव कर दूं तो जिस तरह पहले आपको बताया कि मैग्नीट्यूड बन जाएगी, तो फिर आपका ऑप्शन बीटा पॉसिबल होगा।